माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी में आज कल हमने किया था ओशियन का स्ट्रक्चर और आज क्या क्या चीजें उसमें हैं, और आज हम करने वाले हैं सैलिनिटी, इसके अलावा टेम्परेचर। तो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर, ओशियन का टेम्परेचर, ओशियन का टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टेम्परेचर दो तरह से घटता या बढ़ता है। ठीक है, एक तो वर्टिकली, वर्टिकली और दूसरा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब कि अगर हम अपने अर्थ को देखें तो ये हमारा इक्वेटर है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो अगर ये हमारी अर्थ है तो जैसे हम हॉरिजॉन्टली मूव करते जाएंगे तो एज पर लैटिट्यूड टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। अगर हम पोल मतलब हम अगर इक्वेटर से पोल की तरफ चलें, अगर हम कहा इक्वेटर से पोल की तरफ चलें, मतलब कि हमारे अर्थ में अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलें तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहीं अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ चलें तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में टेम्परेचर घटता है और पोल से इक्वेटर की तरफ आने पर टेम्परेचर बढ़ता है। सेम सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। ठीक है, तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली कैसे, मान लो ये माउंटेन है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, हमने क्लाइमेटोलॉजी में एक टर्म पढ़ी थी नॉर्मल लैप्स रेट, मतलब टेम्परेचर का घटना, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, घटता है पर किलोमीटर। ठीक है, तो नॉर्मल लैप्स रेट, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो 6.5 ऐसे करके टेम्परेचर घटता जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर हमने देखा वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। इसके बाद एक टर्म यूज होती है थर्मोक्लाइन। एक टर्म यूज होती है क्या, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या है, थर्मोक्लाइन? कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। थर्मोक्लाइन का सिंपल मतलब है टेम्परेचर का घट जाना। मान लो यहां से आते आते टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, एकदम से टेम्परेचर कम हो गया, तो दिस पॉइंट इज नोन एज थर्मोक्लाइन। मतलब कि टेम्परेचर का अचानक से घट जाना, टेम्परेचर का धीरे धीरे घट रहा है लेकिन अचानक से घट जाना, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया। किसका, थर्मोक्लाइन का। कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया, किसका, थर्मोक्लाइन का। थर्मोक्लाइन का कुछ इस तरीके से, मान लो ये थर्मोक्लाइन का ग्राफ बन गया। ठीक है, पर किलोमीटर अगर दर्शा दो तो यहाँ पे थर्मोक्लाइन में दो चीजें याद रखनी है। एक तो डीपर डेप्थ थर्मोक्लाइन, डीपर डेप्थ थर्मोक्लाइन, और दूसरा शैलो डेप्थ थर्मोक्लाइन, शैलो डेप्थ थर्मोक्लाइन। इतना तो समझ में आता है कि डीपर डेप्थ थर्मोक्लाइन मतलब कि नीचे थर्मोक्लाइन मिलेगा, और शैलो डेप्थ थर्मोक्लाइन मतलब कि जल्दी थर्मोक्लाइन मिल जाएगा। तो एक बात बताओ कि टेम्परेचर वार्म वाटर में जल्दी घटेगा कि कोल्ड वाटर में जल्दी घटेगा? वार्म वाटर में, वार्म वाटर है, एक लिमिट तक वार्म वाटर रहेगा, वार्म वाटर रहेगा, वार्म वाटर रहेगा, फिर नीचे जाके थर्मोक्लाइन मिलेगा, कोल्ड वाटर। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि वार्म वाटर में डीपर डेप्थ थर्मोक्लाइन होगा, और जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में अचानक से टेम्परेचर में इतनी जो टेम्परेचर इतना ज्यादा वेरी नहीं करेगा। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर इतना ज्यादा वेरी नहीं करेगा। कोल्ड वाटर में मान लो टेम्परेचर का डिफरेंस इतना नहीं रहेगा तो थर्मोक्लाइन जल्दी मिल जाएगा, मतलब शैलो डेप्थ थर्मोक्लाइन होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। जहां पानी गर्म है वहां पे थर्मोक्लाइन मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, डीप में मिलेगा तो डीपर डेप्थ थर्मोक्लाइन, और कोल्ड वाटर में जल्दी मिल जाएगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, शैलो डेप्थ थर्मोक्लाइन। ठीक है, तो थर्मोक्लाइन क्लियर है, डीपर डेप्थ थर्मोक्लाइन और शैलो डेप्थ थर्मोक्लाइन। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टेम्परेचर घटता है। ठीक है,
वर्टिकली टेम्परेचर घटता है। हॉरिजॉन्टली मतलब इक्वेटर टू पोल एंड पोल टू इक्वेटर एंड पोल टू इक्वेटर। इसके अलावा वर्टिकली में एल्टीट्यूड में, ठीक है, ऊंचाई में, हाइट बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। ठीक है, ये हमने देखा। इसके अलावा हमने देखा थर्मोक्लाइन दो तरह की होती है, वार्म वाटर डीपर डेप्थ थर्मोक्लाइन, कोल्ड वाटर सैलो डेप्थ थर्मोक्लाइन, DDT SDT। ठीक है, डीपर डेप्थ थर्मोक्लाइन, सैलो डेप्थ थर्मोक्लाइन, यहां तक क्लियर है। इसके बाद टेम्परेचर को कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो हमने देख लिया लैटिट्यूड। ठीक है, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, टेम्परेचर वेरी करता है। दूसरा हमने देखा वर्टिकली मतलब एल्टीट्यूड। तो दो फैक्टर तो ऐसे ही हो गए, लैटिट्यूड, नंबर सेकंड एल्टीट्यूड। मतलब कि अब जैसे समझते हैं कि इक्वेटर टू पोल है, तो मान लो इंडियन ओशियन है और आर्कटिक ओशियन जो पोल के पास है, और इंडियन ओशियन जो नियरेस्ट इक्वेटर कह सकते हैं पर है नहीं, ट्रॉपिकल रीजन में। तो इंडियन ओशियन और आर्कटिक में से किसका पानी ठंडा होगा, कौन से ओशियन का पानी ठंडा होगा? सिंपल सी बात है, आर्कटिक का ठंडा होगा, क्योंकि वो पोल तरफ है। ठीक है, वहां इतना ज्यादा सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब हमारी अर्थ में मान लो ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे सन है, तो सन का जो रेजेस हैं वो स्लैंटिंग फॉर्म में जाती हैं, मतलब कि तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो इतना ज्यादा प्रकाश नहीं मिलता। सीधा प्रकाश कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है। ठीक है, सीधा प्रकाश कहाँ मिलता है? तो यहाँ मिलता है, ये ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर, फिर पोल तक जाते जाते टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि इंसोलेशन नहीं मिलता है। तो नंबर थर्ड क्या हो गया? इंसोलेशन, सूर्य ताप। ठीक है, इसकी वजह से भी टेम्परेचर कम रहेगा समंदर का। इसके अलावा नंबर फोर्थ, मान लो कोई ओशियन है जो बिल्कुल खुला हुआ है, मतलब उसके सराउंडेड लैंड नहीं है। ठीक है, हमने लैंड ब्रिज, वैली ब्रिज पढ़ी है जब क्लाइमेटोलॉजी में, उसमें हमने समझा था कि कैसे लैंड और ओशियन, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, ओशियन धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जब लैंड ठंडी हो जाती है तो ओशियन का टेम्परेचर लैंड के टेम्परेचर को क्या करता है? मॉडरेट करता है, मतलब सामान्य करता है, थोड़ा सा अपना योगदान देता है, जिससे वहां का टेम्परेचर क्या रहता है? मॉडरेट रहता है, संतुलित रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर बॉडी लैंड के चारों तरफ नहीं है, मतलब कि लैंड से सराउंडेड नहीं है, खुली हुई है, तो वहां का पानी क्या होगा? ठंडा होगा, एज कंपेयर टू जो वाटर बॉडी लैंड से लगी हुई है। ठीक है, तो मतलब कि जो वाटर बॉडी लैंड से लगी हुई है, मतलब चारों तरफ लैंड है, उसका पानी गर्म होगा, और जो ऐसी खुली हुई है उसका पानी ठंडा होगा। ठीक है, तो इनक्लोज्ड वाटर बॉडी। नंबर फाइव क्या है कि विंड्स मतलब अगर वार्म वाटर, विंड्स मतलब कि अगर यहाँ पे सपोज वार्म वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड वाटर है, ठीक है, यहाँ का मीडियम है, तो विंड क्या करती है? यहां से विंड चल रही है, तो विंड इस वार्म वाटर को क्या करेगी? पुश करके इधर ले जाकर पटक देगी। ठीक है, तो विंड की वजह से भी टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है विंड की वजह से भी। ठीक, हमने अभी तक देखा लैटिट्यूड, इक्वेटर टू पोल, पोल टू इक्वेटर टेम्परेचर वेरी करेगा वाटर बॉडी का। एल्टीट्यूड, इंसोलेशन, सूर्य का प्रकाश, इनक्लोज्ड वाटर बॉडी,
मतलब कि वाटर बॉडी अगर चारों तरफ लैंड से सराउंडेड है तो वहां का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, मॉडरेट रहेगा एज कंपेयर टू दैट वाटर बॉडी विच इज नॉट सराउंडेड बाय लैंड। ठीक है, फिर हो गया विंड्स। ठीक है, विंड्स। तो ये थे कुछ टेम्परेचर के बारे में कि किस तरीके से जो ओशियन का टेम्परेचर है वो क्या करता है, वेरी करता है, डिफरेंस आता है टेम्परेचर में। अब बढ़ते हैं सैलिनिटी में। ठीक है, सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब है कि सैलिनिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर बॉडी। ठीक है, तो सैलिनिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर बॉडी। तो क्या नमक में सोडियम क्लोराइड बस आता है? ठीक है, नमक में क्या सोडियम बस रहता है? नहीं, इसमें रहता है क्लोरीन, क्लोरीन 18 पॉइंट कुछ परसेंट। ठीक है, उसके बाद सोडियम, ठीक है, कितना? 10%, सल्फेट 2%, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 1%, इसके बाद कैल्शियम एंड पोटेशियम 0 पॉइंट समथिंग %। ठीक है, 0.1%। तो ये क्या है? ये क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। ठीक है, इनका अगर पूरा रेशियो लिखें, ठीक है, इसको लिख देते हैं 0.41%, 0.38% लाइक दिस। ठीक है, तो सॉल्ट मतलब केवल सोडियम क्लोराइड नहीं, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक है, क्लोरीन भी रहता है, सोडियम भी रहता है, सल्फेट भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है और पोटेशियम भी रहता है। ठीक है, तो ये हुआ क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर बॉडी, दैट इज नोन एज सैलिनिटी। मतलब कितना नमक है। ठीक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, वैसे ही कि आपके पानी में नमक है, तो दैट इज नोन एज सैलिनिटी। कितने अमाउंट ऑफ सैलिनिटी हो? तो 27 ppt, पार्ट्स पर थाउजेंड। क्या? पार्ट्स पर थाउजेंड। 27 ppt मतलब कि पर पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब 1000 ग्राम अगर वाटर है तो उसमें 27 ग्राम क्या रहेगी? सॉल्ट रहेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे कि सैलाइन वाटर है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि वाटर सैलाइन है। अब सैलिनिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? अभी तक हमने देखा अमाउंट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट में केवल सोडियम क्लोराइड नहीं रहता है, क्लोरीन रहता है 18%, सोडियम रहता है 10% समथिंग, सल्फेट रहता है 2%, मैग्नीशियम रहता है 1%, कैल्शियम रहता है 0.41%, पोटेशियम रहता है 0.38%। और कितना अमाउंट में वाटर सैलाइन कहलाएगा? तो 27 ppt में, मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड में, यानी अगर 27 ग्राम सैलिनिटी है, सॉल्ट है, कितने में? 1000 ग्राम वाटर में, तो हम कहेंगे कि जो वाटर है वो क्या है? सैलाइन वाटर है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी। सैलिनिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? नंबर 1, टेम्परेचर। हमने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो कन्वेक्शनल करंट राइज होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है तो कन्वेक्शनल करंट राइज होते हैं। अब कन्वेक्शनल करंट राइज होंगे तो इवेपोरेशन भी होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है, कन्वेक्शनल करंट राइज हो रहे हैं और इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन होने की वजह से क्या होता है? मान लो ये पानी यहाँ चला गया, पानी का इवेपोरेशन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो क्या बचा? सॉल्ट ही बचा। तो सिंपल सा अगर समझना है तो टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शनल करंट राइज होंगे और इवेपोरेशन होगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा और इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से पानी चला गया तो बचा केवल सॉल्ट, तो सैलिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है,
सैलिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकेंड हम पढ़ते हैं रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर होता है। रेनफॉल क्या होता है, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर आता है रेनफॉल से। तो जब रेनफॉल से फ्रेश वाटर आएगा, अब जब फ्रेश वाटर आएगा और फ्रेश वाटर मिल गया ज्यादा अमाउंट में, तो वो सैलिनिटी को क्या करेगा, घटा देगा। ठीक है, फ्रेश वाटर आ गया तो वो सैलिनिटी को क्या करेगा, घटा देगा। जैसे मान लो ये ब्लैक सी है, मान लो एग्जाम्पल के लिए ये ब्लैक सी है, इधर से डेन्यूब रिवर आ रही है, जो यूरोप की एक रिवर है डेन्यूब रिवर। ठीक है, डेन्यूब रिवर, डेनलेस रिवर, ये सारी रिवर आ रही हैं इधर, वोल्गा रिवर, ये सारी रिवर आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रेश वाटर का सोर्स ज्यादा है। ठीक है, रेनफॉल के थ्रू तो फ्रेश वाटर आता ही है, रिवर से भी फ्रेश वाटर आता है। तो नंबर थर्ड क्या है, रिवर इनफ्लक्स। क्या है, रिवर इनफ्लक्स। ठीक है, तो नंबर थर्ड क्या है, रिवर इनफ्लक्स। रिवर इनफ्लक्स से क्या होता है, रिवर इनफ्लक्स से चारों तरफ से फ्रेश वाटर का सोर्स है, तो सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो पहला हमने पढ़ा कि टेम्परेचर ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, सॉल्ट बचा, सैलिनिटी ज्यादा होगी। रेनफॉल में फ्रेश वाटर आ रहा है, फ्रेश वाटर आने की वजह से सैलिनिटी को कम कर देगा। रिवर इनफ्लक्स हो रहा है, चारों तरफ से रिवर में फ्रेश वाटर है, और रिवर चारों तरफ से अगर घिरा हुआ है, जैसे ब्लैक सी में सैलिनिटी कम होगी एज कंपेयर टू कैस्पियन सी, जहां पे रिवर का सोर्स नहीं है। तो कैस्पियन सी में सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, रिवर सी, डेड सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, इनमें सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वहां पे रिवर का कोई सोर्स इतना ज्यादा नहीं है, रिवर नहीं है इतनी, इस वजह से वहां पे क्या है, सैलिनिटी ज्यादा है। ठीक है, तो जहां पे भी फ्रेश वाटर का सोर्स है, वहां पे सैलिनिटी क्या होगी, सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। और जहां पे फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है, रिवर नहीं है, जैसे कैस्पियन सी, वहां पे सैलिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नंबर फोर्थ है ग्लेशियर। नंबर फोर्थ क्या है, ग्लेशियर। ग्लेशियर में भी फ्रेश वाटर है। सेम, अगर एक चीज आप समझ जाते हो तो आप लिख सकते हो कि रेनफॉल भी सैलिनिटी को घटाएगा। ग्लेशियर मेल्ट होंगे, उसमें भी फ्रेश वाटर है, वो भी सैलिनिटी को घटाएगा। रिवर इनफ्लक्स, चारों तरफ से फ्रेश वाटर का सोर्स है, वो भी सैलिनिटी को घटाएगा। नंबर 5 है विंड। ठीक है, विंड भी क्या करती है, सैलिनिटी को कम करती है, मतलब सॉरी, सैलिनिटी को बढ़ा देती है। ठीक है, विंड क्या करती है, सैलिनिटी को बढ़ा देती है। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे इवेपोरेशन के थ्रू क्या हुआ, सॉल्ट ऊपर आ गया, पानी का इवेपोरेशन हो गया, वैसे ही विंड क्या करती है, पानी को अपने साथ ले जाती है। तो जिस जगह से ले जाती है उस जगह पे क्या हो जाता है, उस जगह पे विंड के थ्रू ही वाटर मूव करता है ना, तो जब ले जाती है तो क्या हो जाता है, वहां पे सैलिनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो विंड भी सैलिनिटी को बढ़ाने घटाने में काम करती है, क्योंकि वाटर इसी के थ्रू पास करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो टेम्परेचर इवेपोरेशन के थ्रू, रेनफॉल, रिवर इनफ्लक्स, ग्लेशियर फ्रेश वाटर के थ्रू, और विंड मूवमेंट के थ्रू सैलिनिटी को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा सैलाइन वाटर बॉडीज कौन सी हैं, तो एक है वैन लेक टर्की में है। ठीक है, टर्की में वैन लेक है, जिसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है। आप लोगों ने सुना होगा डेड सी, जहां पे जो बॉडी होती है वो तैरती रहती है पानी में, डेड सी से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा डेड सी में नहीं है, डेड सी से भी ज्यादा वैन लेक टर्की में है। वैन लेक में सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी है, ठीक है, कितनी, 330 ग्राम, कितनी, 330 ग्राम। उसके बाद आता है डेड सी, डेड सी में कितनी है, 238 ग्राम, कितनी है, 238 ग्राम। वैन लेक में 330 ग्राम, डेड सी में 238 ग्राम। इसके अलावा ग्रेट सॉल्ट लेक, इसमें कितनी है, 220 ग्राम।
तो ये है सैलिनिटी, जो दुनिया की सबसे सैलाइन वाटर बॉडीज है। वैन लेक टर्की में है, 330 ग्राम सैलिनिटी है। डेड सी में 238 ग्राम सैलिनिटी है और ग्रेट सॉल्ट लेक में 220 ग्राम सैलिनिटी है। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा टेम्परेचर कैसे वेरी करता है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, फिर टेम्परेचर को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़े। इसके अलावा हमने थर्मोक्लाइन पढ़ा, डीपर डेप्थ थर्मोक्लाइन, सैलो डेप्थ थर्मोक्लाइन। फिर उसके बाद हमने सैलिनिटी देखा, सैलिनिटी क्या है और सैलिनिटी को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स देखे। और इसके बाद देखे दुनिया की सबसे सैलाइन जो वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज डू सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।